नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स में 38 नंबर का क्वेश्चन है। कल हमने इसी पर छोड़ा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या अंतर होगा। ठीक है, कोई असर नहीं होगा। साख सृजन जो होगी वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी या इनमें से कोई नहीं। नगद कोषानुपात को हम कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं, मतलब CRR। अर्थात कह रहा है कि यदि बैंक जो अपने पास पैसा रखता है, यदि इसको कम कर दे, एक जो तरल के रूप में रखता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा सी, साख जो होगी वो बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात CRR को घटा देती है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती रहती है कि कितना रखना होगा, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 12%, जो भी हो। यदि केंद्रीय बैंक CRR में वृद्धि कर देती है, कैश रिजर्व रेशियो में, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी कम हो जाती है। भाई देखिए, एक अमाउंट आपको बैंक आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी जब वृद्धि कर देगी तो जो वाणिज्यिक बैंक होंगी वो और पैसा लेगा कि इनके पास रखना पड़ेगा, बैंक के पास, आरबीआई के पास। तो इनके पास जो होगा तरलता की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी होगी। तो वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी कमी रहती है, जिससे कि साख सृजन में कमी आती है। भाई साख का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। मेरे पास इतना पैसा है, मैं आपको दूंगा, मेरी ये क्रेडिट है, ठीक है। तो उसमें कमी आएगी। लेकिन यदि CRR में कमी कर दी जाएगी, भाई कहेगा कि मैं जो 10% देता था उसको मैं 5% लूँगा, तो कब जो बैंक हैं उनके पास 5% पैसा और मिलेगा लोन बांटने के लिए और अपने कामों को करने के लिए, नकदी व्यवस्था करने के लिए, ठीक है। तो इससे साख सृजन में आपकी वृद्धि हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। आरबीआई के गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। तो 100 रुपए के नोट पर किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। जबकि 1 रुपए के नोट पर किसका होता था, तो 1 रुपए के नोट पर जो है, यहाँ पर देखिए 1 रुपए से बड़े सभी नोटों को पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, और 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जो 1 रुपए का नोट आता था उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता था, जबकि 1 रुपए से सभी जो बड़े नोट है उस पर आरबीआई के गवर्नर का होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। ठीक है, तो कौन सा बैंक था, तो आईसीआईसीआई बैंक था। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश आईसीआई बैंक ने की थी 1998 में। आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका पंजीकृत कार्यालय बड़ोदरा तथा कारपोरेट कार्यालय मुंबई में है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत की निजी क्षेत्र का यह दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। कैपिटलाइज फॉर्म होता है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था बदलते परिवेश में यदि आप चर्चा करेंगे तो ये पूंजीवादी की तरफ ज़्यादा या कैपिटलाइज फॉर्म को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है। आपको पता होगा कि सरकार जो है लोक कल्याण के लिए पीएम किसान योजना का लाभ लोगों को दे रही है, ठीक है। और इसमें 6,000 रुपये जो है किसानों की आय को निर्धारित किया गया है एनुअल, सालाना। और इसको 12,000 तक ले जाने का लक्ष्य कब तक था, तो 12,000 ले जाने का लक्ष्य जो था वो 2022 तक था, लेकिन 2025 आने को है और 12,000 दोगुना लक्ष्य करने से रहा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि भारत जो है कैपिटलाइज फॉर्म नहीं हो रहा है। भारत में आप देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, सहकारी संघवाद, मतलब हम ऐसे संघ का निर्माण करेंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर मिल करके काम करेंगे। पीपीपी मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, ये होता है पीपीपी मॉडल। एक होता है पीपीपी मॉडल और परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी होती है, उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। पीपीपी मॉडल का अलग होता है, पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्र में बैंकों में स्टेट बैंक समूह सबसे
बड़ा है, जो कि कुल जमा का लगभग 29% हिस्सा जो है नियंत्रण करता है। इसकी 13 लाख शाखाएं, 13,000 शाखाएं और 190 विदेशी ऑफिस हैं। पूर्ण रूप से यह पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। तो 1894 में सबसे पहली पंजाब नेशनल बैंक खोला गया था, सबसे पहला बैंक था। 1994 में अभी मैंने बताया था कौन बना था, ICICI बैंक। 1 अप्रैल 1935 को कौन बना था, ये आपका हो जाएगा कौन, RBI। 1955 को कौन बना था, SBI। ठीक है। 1894 को कौन बना था, तो पंजाब नेशनल बैंक पहला था। एक बैंक कौन था, एक 1773 या 74 के आसपास का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय पंजाब नेशनल बैंक था, स्वामित्व वाला। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों या कार्यकलापों निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है, तो सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा, ये तो कभी नहीं देगा कृषि क्षेत्रों में ज़्यादा, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। तो नाबार्ड द्वारा जो है, नाबार्ड एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और में भी इसी के द्वारा जो है दिया जाता है। सहकारिता भी देती है, ये भी है, सहकारी बैंक पहले खोला गया था तो ये भी देती है, तो ये भी हो सकता है। हालांकि मैं जो है एक के साथ जाऊंगा, अभी मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ नहीं जाऊंगा, इसलिए सहकारी बैंक इसमें ऑप्शन है, तो यही सही है। अगर ये नहीं होगा तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चूज करने का जो मेरा विचार है, देखते हैं क्या होता है। एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ आंसर बी है। ठीक है। तो मेरा भी गलत हो गया है। भारत में कृषि संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक ऋण दिया जाता है, तो न तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही देता है। ठीक है। यह क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया और मैंने पहली बार इसको डील किया था। तो ना तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही देता है और ना सहकारी बैंक ही देता है सबसे ज़्यादा ऋण। तो कौन देता है, बी आंसर होगा। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है। ठीक है। इन सबको ऋण नाबार्ड बैंक देती है। नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती है तथा बैंकों के माध्यम से वो लोगों को ऋण देती है। मैंने नाबार्ड को एक तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से जोड़ने का प्रयास किया था, मेरे दिमाग में आया था नाबार्ड होगा, लेकिन नाबार्ड को मैंने सहकारी से जोड़ने का प्रयास किया था। हालांकि नाबार्ड जो है सहकारिता से अलग है और इसी कारण जो है मैं जो है डिस्टर्ब हो गया था। और सबसे ज़्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंकों के ने तत्पश्चात सहकारी बैंकों ने दिया है। देखिए यहाँ पर, यहाँ नीचे लिखा गया है, नाबार्ड ने दिया है। नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती है, बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। सबसे ज्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंकों ने के पश्चात, देखिए इसमें लिखा गया है, सबसे ज्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंकों के पश्चात सहकारी बैंकों ने दिया है। ठीक है, ये रहा। तो ये मेरा अनुमान था, लेकिन नाबार्ड जो है इसके माध्यम से देता है। तो इसी को, जो कि हमारे यहाँ सहकारी बैंक खोले गए थे तो वहाँ कृषिगत लोन यहाँ पर लिए जाते थे। और नेशनल रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है वो सहकारिता से ही के माध्यम से चलता है, तो इसीलिए मैंने इसको सोचा था और कोई बात नहीं थी। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है। आयात निर्यात या एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1981-82 में हुई थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, 1992 में हुई थी। और 1981-82 में एक्जिम बैंक की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। एक्जिम बैंक की स्थापना भी 1991-92 में 81-82 में हुई थी। ये 3 हो गया। अब उसके बाद एक चीज और देखते हैं। 1935 को कौन सी बैंक की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1994 में कौन सी हुई थी, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी। 1984 में कौन हुआ था, तो 1984 में आपका पंजाब नेशनल में, 1894 में कौन हुआ था 100 साल पहले, तो कौन सा हुआ था आपका पंजाब नेशनल बैंक हुआ था। ठीक है। 1955 को कौन हुआ था, एसबीआई हुआ था। ठीक है। ये सब डेट है, आता रहता है, देख लीजिएगा, बहुत वो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है।
और यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने वो बताने का प्रयास किया था। तो ये एक्सिम बैंक की स्थापना 1981-82 के आसपास हुई थी, तो यहाँ बी आंसर सही होगा। वर्ष 1981-82 में केंद्रीय बजट में भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी तथा वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों की वित्तीय सहायता प्रदान करना और विदेशी व्यापार का संवर्धन करना, मतलब एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसीलिए जो है इसको बनाया गया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। यार कहाँ खसक जा रहा है, ठीक है। यही होता है जब टेक्नोलॉजी साथ नहीं देती है तो दिक्कतें आती रहती हैं। अब जो मुझसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बढ़िया माइक लिए हुए हैं, बढ़िया उनके पास व्यवस्था है, वो काम कर रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, ठीक है। यंग हिंडल आयोग की अनुशंसा पर भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और सर ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। इसके पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं, मूर्ति हैं। वह कौन सा प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हुआ? तो यहाँ होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक भारत में एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज के ने बंधन बैंक नामक पूर्ण बैंक की शुरुआत कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून माह में इस वाणिज्यिक बैंक के आरंभ करने की स्वीकृति दी थी। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। ऐसा राज्य जहां पर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा राज्य में नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाना था, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना था तथा इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। देखिए एक आपका ये भी जुड़ गया है। मैं फिर से आपको टाइम डेट याद करवाता हूँ। 1935 में क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1955 में जो है किसकी स्थापना हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी। 1982 में क्या हुआ था? तो 1982 में आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 1982 में ही एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी और 1774 या 72 के आसपास क्या हुआ था? 1772 के आसपास क्या हुआ था? आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। इतना आप क्लियर करिएगा, ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले 14 अगस्त का हुआ था, ठीक है, 1969 को 14 बड़े बैंकों का। उसके बाद जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ आंसर मैंने सी दिया, ठीक है। भारत ने 14 उन बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया था जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी और पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था जिनकी जमा धनराशि 200 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन अधिनियम विधेयक 2017 को पारित किया था। तो डैश कितने जो थे ये थे, मतलब अन्य बैंक थे, तो बैंक ऑफ पटियाला था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, ये सब था। तो यहाँ पर 6 बैंक थे, उसमें मर्जर किया गया था। तो संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दी थी। यह विधेयक 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। 21 जुलाई को यह हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक्ट आया था, ठीक है, 2017 को 279 है, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है
जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। तो यहाँ होगा आरबीआई की धारा 7, आरबीआई एक्ट 2000 की धारा 7, आरबीआई की धारा 7 बस ही जान लीजिए 1935, आरबीआई एक्ट 1935 की धारा 7 जो है, भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्तशासी संस्था है, यह अपना निर्णय स्वयं करता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार आरबीआई के गवर्नर को से परामर्श लेकर लोकहित में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 के माध्यम से। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर था? तो यहाँ होगा कोलकाता में। जितने ऑफ इंडिया हैं उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है, बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन एक कोलकाता में था। जहाँ ऑफ इंडिया लिखे रहेगा जान लीजिए मुंबई था, लेकिन इसमें कोलकाता है। आरबीआई अब तो दिल्ली हो गया, वो तो कोलकाता ही है, अब मुंबई शायद में भी पहुंचा है। जब आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता था, किंतु 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में चला गया। जितने भी ऑफ इंडिया हैं, देखिए मेरा टिक कभी गड़बड़ नहीं होता है, उसका मुख्यालय क्या है? 19 जो है वो मुंबई ही है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। शिकायतकर्ता पर अवार्ड की पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है, तो कोई शुल्क नहीं लेता है बैंकिंग लोकपाल। शिकायतकर्ता पर अवार्ड की पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। अवार्ड पर कोई अवार्ड कहाँ होगा? केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि मैंने कई बार बैंकिंग लोकपाल में शिकायत किया हुआ है और इसका एक्ट शायद 2006 था। देखिए ये सही है। बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय बैंकों को ग्राहक की शिकायतों एवं समस्या सुलझाने के लिए 1 जनवरी 2006 को आरंभ की गई एक योजना है। यह एक स्वायत्तशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखता है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय पर सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल शिकायत कर सकता है। ठीक है। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा बैंकिंग वाला सेक्टर समाप्त हो गया। हम कल देखेंगे वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी हमारी आगे बढ़ी। ठीक है, तो हम फिर कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।